आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो काफी सेंसिटिव है, पर इस पर बात करना बहुत जरूरी है। हमारे पास एक आर्टिकल है जिसका टाइटल है इंडियाज मुस्लिम डिवाइड, कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस शरिया, और ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा विरोधाभास रखता है। बिल्कुल। एक तरफ इस लेख के मुताबिक भारत में मुसलमानों को जितने अधिकार मिले हैं उतने शायद दुनिया के किसी देश में नहीं। हाँ। तो फिर उसी समाज में कट्टरपंथ और अलगाववाद की आवाजें क्यों सुनाई देती हैं? चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। इस चर्चा का मकसद ही इस लेख में दिए गए तर्कों को परत दर परत समझना है। अच्छा। ये लेख भारत में मुस्लिम समुदाय की सोच में आए कथित बदलाव, संविधान और शरिया के बीच बढ़ते तनाव और इसके पीछे की राजनीति को एनालाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है। और मैं ये साफ कर दूं, हम यहाँ किसी भी नजरिए का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बस इस स्रोत में जो लिखा है उसे श्रोताओं के सामने रख रहे हैं। बिल्कुल। तो इस बहस को शुरू करने के लिए लेख में एक घटना का जिक्र है जो उत्तर प्रदेश के एक कस्बे की है। हाँ, वो 3 साल पहले की घटना। हाँ, ईद की नमाज के बाद कुछ लोगों ने भारत माता की जय का नारा लगाया। इसके बाद दो समुदायों में इतना बड़ा टकराव हुआ कि पत्थर चले, गाड़ियां जला दी गईं। ये एक छोटी सी घटना लगती है। हाँ, लेकिन लेख का तर्क है कि ये उस बड़ी दरार का प्रतीक है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सही कहा। ये घटना एक तरह से एक लोकल इंसिडेंट को एक बड़े नेशनल नैरेटिव से जोड़ती है। तो सवाल यही है कि क्या हालात हमेशा से ऐसे थे? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और लेख हमें 1947 में वापस ले जाता है, बंटवारे के समय। हाँ, जब पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, तब लाखों मुसलमानों ने भारत में ही रहने का फैसला किया। उनका विश्वास लोकतंत्र और संविधान में था, न कि किसी धार्मिक हुकूमत में। तो फिर बदला क्या? इस लेख के मुताबिक शुरुआती 2 दशक वो काफी हद तक शांतिपूर्ण थे, लेकिन 1970 का दशक एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 70 का दशक? हाँ, खाड़ी देशों में तेल की कीमतों से जो पैसा आया और साथ ही सऊदी अरब से आई वहाबी विचारधारा ने धीरे धीरे माहौल बदलना शुरू किया। एक मिनट, यहाँ वहाबी विचारधारा से लेखक का क्या मतलब है? इसे थोड़ा साफ कर सकते हैं? जरूर। इस लेख के संदर्भ में वहाबी विचारधारा का मतलब है इस्लाम की एक बेहद रूढ़िवादी और आप कह सकती हैं कट्टरपंथी सोच से। अच्छा। जो बाकी मान्यताओं और उदारवादी व्याख्याओं को खारिज करती है। लेख का तर्क है कि इस विचारधारा के प्रभाव ने भारतीय इस्लाम के जो सूफी और उदारवादी चरित्र थे उन्हें चुनौती देना शुरू किया। अच्छा, तो ये एक वैचारिक बदलाव था। क्या इसके कोई ठोस सबूत, मतलब आंकड़े भी दिए गए हैं? हाँ, लेख कुछ आंकड़ा देता है जो इस बदलाव की तरफ इशारा करते हैं। जैसे 1981 में भारत के मदरसों की संख्या लगभग 900 थी। 900? हाँ, सिर्फ 900। और 2023 तक ये आंकड़ा बढ़कर 2.7 लाख हो गया। क्या 900 से 2.7 लाख? जी, ये तो जबरदस्त बढ़ोतरी है। ये तो बहुत बड़ा उछाल है। और लेख में ये भी बताया गया है कि इनमें से 25,000 से ज्यादा मदरसे बिना किसी सरकारी रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है इस पर कोई निगरानी ही नहीं है। बिल्कुल। और लेख का तर्क यही है कि इसी वैचारिक और संस्थागत बदलाव का असर आज जमीन पर दिख रहा है, चाहे वो गज़वाए हिंद जैसे नारों के रूप में हो। गज़वाए हिंद का क्या मतलब है? ये शब्द अक्सर सुनने में आता है। ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है भारत पर इस्लामी विजय। ओह! ये एक ऐसी भविष्यवाणी से जुड़ा है जिसमें माना जाता है कि एक दिन भारत पर इस्लामी हुकूमत कायम होगी। ठीक है। तो लेख के मुताबिक जब ऐसे नारे लगते हैं या सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है या फिर वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों का विरोध होता है, तो ये सब उसी बड़े वैचारिक बदलाव का नतीजा है जिसकी शुरुआत 70 के दशक में हुई थी। हाँ, तो ये तो हुआ वैचारिक और सामाजिक बदलाव। लेकिन भारत में कोई भी बड़ा बदलाव राजनीति के बिना तो अधूरा है। बिल्कुल। इस लेख के मुताबिक ये सब सिर्फ मस्जिदों और मदरसों तक सीमित नहीं रहा। इसका असर सीधे देश की राजनीति पर भी पड़ा, है ना? हाँ, और यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति यानी अपीजमेंट पॉलिटिक्स का जिक्र आता है। लेख का तर्क है कि दशकों तक कई राजनीतिक दलों ने मुस्लिम वोटों को एकमुश्त हासिल करने के लिए उनकी कट्टरपंथी मांगों को भी नजरअंदाज किया, जबकि हिंदू वोटों को जाति के आधार पर बांटा गया। ये एक वोट बैंक बनाने की स्ट्रैटेजी थी। तो इस पैटर्न में बदलाव कब आया? लेख के अनुसार 2014 का लोकसभा चुनाव इस पैटर्न में एक भूकंप जैसा था। अच्छा। पहली बार हिंदू मतदाताओं ने भी जातिगत समीकरणों से ऊपर उठकर एक ब्लॉक के तौर पर वोट किया, जिससे बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। ये एक बड़ा शिफ्ट था, जहां ध्रुवीकरण दोनों तरफ से हो रहा था।
और इसका चुनावी नतीजों पर असर कितना गहरा है? क्या लेख में इसके उदाहरण हैं? हाँ, बहुत साफ उदाहरण है। जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में 27% मुस्लिम बहुल सीटों पर विपक्ष सिर्फ इसलिए जीता क्योंकि सारे गैर बीजेपी वोट एक साथ आ गए। मतलब मकसद सिर्फ बीजेपी को हराना था। हाँ, बिल्कुल। और यही पैटर्न राज्यों में भी दिखता है। 2022 के यूपी चुनाव को ही लें। हाँ, वो चुनाव तो बहुत दिलचस्प था। लेख के मुताबिक यूपी में करीब 17% मुस्लिम वोट हैं। इन वोटों के एक तरफा पड़ने की वजह से बीजेपी को कम से कम 60 सीटों का सीधा नुकसान हुआ। 60 सीटें, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। इसका मतलब तो ये हुआ कि कुछ इलाकों में चुनाव का नतीजा लगभग पहले से ही तय हो जाता है, अगर लेख का ये विश्लेषण सही है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ध्रुवीकरण जमीन पर कितना असर डाल रहा है। बिल्कुल। और यहीं पर यह चर्चा एक बहुत ही हैरान करने वाले मोड़ पर आती है। कैसे? एक तरफ कट्टरपंथ और राजनीतिक ध्रुवीकरण की यह तस्वीर है, और दूसरी तरफ जब लेख भारत में मुसलमानों को मिले अधिकारों की तुलना दुनिया से करता है तो तस्वीर 180 डिग्री घूम जाती है। सच कहूं तो इन सब बातों को एक साथ सुनने पर यह यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि हम उसी देश की बात कर रहे हैं जहां विभाजन की भी बात होती है। सही बात है। ये विरोधाभास ही इस पूरी चर्चा का केंद्र है। तो चलिए इस दूसरे पहलू को समझते हैं। लेख में अधिकारों की एक लंबी लिस्ट है। हाँ, लेख इसे 7 पॉइंट्स में समझाता है जो मिलकर एक बहुत मजबूत तस्वीर बनाते हैं। इन्हें हम कुछ ग्रुप्स में बांटकर समझ सकते हैं। ठीक है। पहला ग्रुप है राजनीतिक और लोकतांत्रिक अधिकार। ठीक है, इसे थोड़ा खोलते हैं। देखिए, एक तरफ पाकिस्तान है जहां लेख कहता है कि सेना तय करती है कि सरकार कौन बनाएगा, या अफगानिस्तान है जहां तालिबान ने महिलाओं की आजादी छीन ली। वहीं भारत में हर नागरिक को बराबर वोट का अधिकार है। इतना ही नहीं, मुस्लिम समुदाय के लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और चीफ जस्टिस जैसे सर्वोच्च पदों तक पहुंचे। ये एक मजबूत लोकतंत्र की निशानी है। बिल्कुल। तो पहला अधिकार हुआ राजनीतिक। जी। दूसरा और तीसरा अधिकार धार्मिक और आर्थिक स्वतंत्रता से जुड़ा लगता है। एकदम सही। धार्मिक आजादी की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 वो हर किसी को अपना धर्म मानने और उसका प्रचार करने की पूरी आजादी देते हैं। ठीक है। भारत में 4 लाख से ज्यादा मस्जिदें और 2.7 लाख मदरसे हैं, बल्कि सरकार मदरसों के मॉडर्नाइजेशन के लिए फंड भी देती है। और इसकी तुलना आप सऊदी अरब से कर रहे थे? हाँ, जहाँ किसी गैर इस्लामी प्रतीक को सार्वजनिक तौर पर दिखाने पर भी सजा हो सकती है। और आर्थिक स्वतंत्रता में वक्फ संपत्ति वाली बात आती है, जो काफी चौंकाने वाली है। बहुत ज्यादा। लेख के आंकड़ों के मुताबिक 32 राज्यों में वक्फ बोर्डों के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। 9 लाख एकड़ से ज्यादा? हाँ। और जिसकी कीमत करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए बताई गई है। लेख का दावा है कि दुनिया के किसी भी देश में अल्पसंख्यक समुदाय को संपत्ति पर इतना बड़ा अधिकार नहीं दिया गया है। तो धार्मिक और आर्थिक दोनों तरह की एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा है। बिल्कुल। ठीक है, तो राजनीतिक अधिकार हो गए, धार्मिक आर्थिक अधिकार हो गए। अब बात करते हैं कानूनी और सामाजिक अधिकारों की। यहाँ पर्सनल लॉ का मुद्दा आता है। हाँ। यह चौथा बिंदु है। भारतीय मुसलमानों को शरीयत पर आधारित अपने पर्सनल कानून जैसे शादी, तलाक और विरासत, उनको मानने का अधिकार है। हाँ, उनको मानने का अधिकार। हाँ। ट्रिपल तलाक पर कानून बनने के बावजूद बहुविवाह अभी भी कानूनी तौर पर वैध है, जबकि हिंदुओं के लिए 1955 से ही एक कॉमन सिविल कोड लागू है। 2018 तक हज पर सब्सिडी भी दी जाती थी। जी। और इसके साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी जिक्र है। बिल्कुल। लेख सीएए के खिलाफ हुए 100 दिन लंबे शाहीन बाग धरने, हाँ, वो तो सबको याद है, और 2020 के दिल्ली दंगों का उदाहरण देता है, जहां सरकार के खिलाफ खुलकर प्रदर्शन हुए। हाँ। इसकी तुलना पाकिस्तान के ईशनिंदा कानून से की गई है, जहां इस कानून के नाम पर हजारों लोगों पे मुकदमे हुए और 80 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने हत्या कर दी। तो भारत में विरोध करने की पूरी आजादी है। बिल्कुल। और आखिरी 2 बिंदु शिक्षा, रोजगार और न्यायपालिका से जुड़े हैं। ये भी इसी सामाजिक सुरक्षा की तस्वीर को पूरा करते हैं। हाँ, एएमयू और जामिया जैसे टॉप संस्थानों में 50% अल्पसंख्यक कोटा है। 50%? जी। 2023 में 20 मुस्लिम युवा यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बने। डॉक्टर अब्दुल कलाम और जाकिर हुसैन जैसे राष्ट्रपतियों का उदाहरण तो है ही। और न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक मुस्लिम जजों की हमेशा एक अहम मौजूदगी रही है। बाबरी मस्जिद जैसा संवेदनशील मामला भी सालों तक कोर्ट में चला और शांति से फैसला है, जो भारतीय न्याय व्यवस्था पर भरोसे को दिखाता है। बिल्कुल। तो इन सभी पॉइंट्स को एक साथ देखें, लोकतंत्र, धार्मिक आजादी, जमीन पर हक, अपने कानून, बोलने की आजादी, शिक्षा, रोजगार के मौके और एक निष्पक्ष न्यायपालिका।
लेख के अनुसार ये एक ऐसी सुरक्षा कवच है जो दुनिया के बहुत कम देशों में अल्पसंख्यकों को मिलता है। बिल्कुल। और इसीलिए सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि अगर भारत का संविधान और समाज मुसलमानों को इतनी सुरक्षा और इतने अधिकार देता है तो फिर समस्या की जड़ कहाँ है? हम वापस उसी विरोधाभास पर आ गए। बिल्कुल। यही इस पूरे विश्लेषण का केंद्रीय प्रश्न है। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि आखिर स्रोत इन सब डॉट्स को जोड़कर अंतिम तस्वीर क्या बनाता है। मतलब असली टकराव है किस चीज का? लेख इसका जवाब देते हुए कुछ और चिंताजनक आंकड़े सामने रखता है। 2023 के NCAP डेटा का हवाला देते हुए ये कहता है कि भारत में पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल्स में 80% लोग भारतीय मुसलमान थे। 80%? हाँ, ये 500 से ज्यादा मदरसों को ISI से फंडिंग मिलने और गजवाए हिंद की विचारधारा के 10,000 से ज्यादा प्रचारकों के सक्रिय होने का भी दावा करता है। तो क्या ये सिर्फ कुछ भटके हुए लोगों की बात है या समस्या ज्यादा गहरी है? इस लेख के मुताबिक ये टकराव असल में दो विचारधाराओं का है। कौन सी दो? एक तरफ भारत का संविधान है और दूसरी तरफ शरिया के हुकूमत का सपना। जब संविधान कहता है कि देश सर्वोपरि है, लेकिन कुछ समूह पड़ोसी दुश्मन देशों के हित साधते हैं या काफिरों से नफरत फैलाते हैं, तो ये टकराव बढ़ता है। तो इस लेख का लबोलुआब ये है कि भारत ने अपने 75 साल के इतिहास में एक अल्पसंख्यक समुदाय को वो सब कुछ दिया जो एक आधुनिक लोकतंत्र दे सकता है। हाँ, अधिकार, सुरक्षा, कानून, मस्जिदें और तरक्की के मौके, सब कुछ। और इसीलिए लेख अपनी बात यहां खत्म करता है कि अब जिम्मेदारी मुस्लिम समाज की है कि वे क्या चुनते हैं। क्या चुनते हैं? मतलब क्या वे भारतीय संविधान को पूरी तरह अपनाते हैं या उस कट्टरपंथी विचारधारा के साथ खड़े होते हैं जो उन्हें अलग थलग करती है। साथ ही ये लेख बहुसंख्यक समाज को भी नफरत से बचने और राजनीतिक दलों को तुष्टीकरण बंद करने की सलाह देता है। इसमें कहा गया है कि देश की सुरक्षा के लिए कट्टरपंथ पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाना जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि ये लेख हमारे सामने एक बहुत ही जटिल तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल। एक तरफ भारत में मुसलमानों को मिले संवैधानिक और सामाजिक अधिकारों का एक मजबूत किला है, तो दूसरी तरफ उसी किले में कट्टरपंथ और अलगाववाद की एक गहरी दरार भी दिख रही है। और लेख का अंतिम संदेश बहुत साफ है। वो कहता है कि भारत का भविष्य एकता पर निर्भर करेगा, नफरत पर नहीं। और ये आवाज उन लाखों मुसलमानों को उठानी होगी जो देश का भला चाहते हैं। जब तक वे खुद आगे बढ़ के ये नहीं कहेंगे कि हम पहले भारतीय हैं और फिर मुसलमान, तब तक ये दरार शायद बढ़ती ही रहेगी, ऐसा इस लेख का मानना है। और हम अपने श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसा कि इस लेख में विस्तार से बताया गया है, जब किसी समाज को इतने व्यापक अधिकार, सुरक्षा और अवसर मिलते हैं, तो फिर कट्टरपंथी विचारधारा के लिए उपजाऊ जमीन कैसे तैयार हो जाती है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।